अभी हम करने जा रहे हैं सेट 7 JZ का क्वेश्चन नंबर 2 का गा। दे रखा है लेंथेनाइट द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बना रखा है और ये टेबल कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 4 से, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के टेबल 4.9 ये है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाओगे यूनिट 4 में तो उसका टेबल नंबर 4.9। ये इंग्लिश मीडियम वाली मेरे पास है तो मैंने उसका रेफरेंस नंबर यूज़ किया है। हिंदी में होगा तो हिंदी में भी ब्लॉक में ही ये टेबल मिलेगा तुमको भी, ठीक है। तो इस टेबल में देखो है क्या, तुमको ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है मतलब, तुमको बस ये देखना है कि कौन कौन सा प्लस चार्ज उस पर होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ऑक्सीकरण हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया डबल ऑक्सीकरण हो गया, तीन इलेक्ट्रॉन निकाला 3 बार ऑक्सीकरण हो गया। तो कौन कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं, बस यही मतलब, ठीक है। तो ये लेंथनम, ये लेंथनम, ये सीरियम और इसके नीचे ये पूरे लेंथेनाइट्स जो हैं वो एलिमेंट लिखे हुए हैं। तुम इनको काउंट करोगे तो ये टोटल कितने हैं, 15 एलिमेंट है, जबकि तुमको पता है एफ ब्लॉक में कितना होता है, 14 एलिमेंट होते हैं। तो सीरियम से लेकर के एल्यू तक, ल्यूटेटियम, ठीक है, वहां तक तो क्या होता है कि ये सब एफ ब्लॉक में तुमको दिखेगा। लेंथनम क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही मिलती है इसलिए इसका भी साथ ही में ही हम स्टडी करते हैं। इसलिए तुमको 15 एलिमेंट काउंट करोगे तो 15 एलिमेंट दिखेगा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख रखा है। ये देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 5d1 में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक में तो है ही, ठीक है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, F1 में भी है, D1 में भी है, ठीक है। होना क्या चाहिए कि F1 होना चाहिए, या तो D2 कर देता या D2 कर देता तब भी चल जाता, या F2 कर देता, लेकिन F1 D1 है। तो क्यों है, तो इसका रीजन यहाँ पूछा नहीं, तो यहाँ डिस्कशन का कोई मतलब भी नहीं है, और ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। एक होता है कि हम लोग फॉर्मूला लगाए, आप बहु प्रिंसिपल लगाए, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन कितना कितना भरना चाहिए, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल, कि एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तो कहीं पर तुमको सीक्वेंस ऑड दिख सकता है, कहीं पे हो सकता है इवन दिखे, तुमको लगे कि हाँ ऐसा ऐसा तो मैंने पढ़ा, ऐसा होना चाहिए, कहीं तुमको लगे कि हाँ नहीं ऐसा क्यों कैसे आ गया, तो उसके बारे में बात करेंगे जब जहाँ जहाँ बात आएगी तब। और ये 5d1 6s2 से पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गया, तो ये देखो जेनॉन के बाद का है, ठीक है। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 54 होता है। उसमें भी जब टेबल देखोगे तो टेबल के नीचे स्टार बनाकर लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ का है, जेनॉन के बाद का, यानी 54 तक का इसके पीछे आगे लगा हुआ है, इसके आगे 54 छुपा हुआ है। तो अगर इसको जैसे लिखना हो तो क्या करोगे, जेनॉन बना दो, जेनॉन बना दिया, फिर उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन 5d1 और 6s2 लिख दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, लेंथनम का, लेंथनम का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऐसा। तो ऐसे ही करके सबका सबके आगे जेनॉन लिख सकते हो, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा के जेनॉन लगाते चले जाओ और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या बुक में, नोटबुक में, तो आंसर है हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। केवल टेबल में ऐसा नंबर दिख रखा है, उसके नीचे स्टार लगा करके लिख रखा है कि हाँ ये जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो जेनॉन के बाद का है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पे 57 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 57 यानी उसमें से 54 इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है। हमको केवल बात किसका करना है, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 3 2 और 1 3। इसमें देखो 58 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 58 इलेक्ट्रॉन में से 54 छुपा हुआ है, बचा कितना, 4, 1 और 1 2 और 2 4। 59 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 54 हटा दो, बचा कितना, 5, 3 और 2 5। इसमें से 54 हटा दो, बचे कितने, 6, 4 और 2 6। तो ऐसा करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। बाकी के 54 कहाँ है, तो जेनॉन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिखना होगा तो ऐसा लिख सकते हो तुम। अच्छा, फिर आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था अपना मेन क्वेश्चन पे। तो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के लिए सबसे पहले तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है, इसमें देखोगे तो 5d1 6s2 में तुमको कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4f1 5d1 6s2 ये याद रखोगे। इसके बाद चले जाएगा 59 पे, ये 4f3 6s2 4f4 6s2, ठीक है, 4f5 6s2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद गैडोलियम तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस गैडोलियम में क्या है, 5 4f1 5d1,
नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे है ना, ठीक है 4F7 5D1, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ देखो 7 है ना, 4F7, 7 के बाद क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन 8 ना होकर के ये 7 हो गया, ये 5D1 में चला गया। तो यहाँ पे F9 है, F10 है, F11 है, F12 है, F13 है, F14 है, और ये देखो 14D। तो ये तीन जो है वो तुमको सीक्वेंस से हटके दिखेगा, बाकी तुमको सब सीक्वेंस में मिलेगा, 3 4 5 6 7, फिर 8 होना चाहिए, तो 8 की जगह पे 7 और 1 है, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14, फिर 14 के बाद जो 15 वाला है वो 14 और 1 है। इसके केस के लिए तुम क्या बोल सकते हो, इसके केस के लिए बोल सकते हो इसमें तो जगह ही नहीं बचा, एफ में कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन भर गया इसलिए डी में चला गया। इसके केस में क्या बोल सकते हो कि 4F7 है, हाफ फिल्ड हो गया। जब भी फुल फील्ड वाली बात आए कि पूरा का पूरा भर गया तो वो स्टेबल हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है नहीं, तो आगे जाएगा ही जाएगा। और जब हाफ फील्ड की बात आती है 4F7, एफ में कितना हो सकता है 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 कितना हो गया आधा, तो जब भी आधा भी भर जाएगा तब भी वो क्या होता है स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो स्टेबल हो गया तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, है ना। यहाँ अगर 8 रखते तो क्या होता, स्टेबिलिटी उतनी नहीं मिलती जितना यहाँ 7 रख के एक इलेक्ट्रॉन आगे कर देने में स्टेबिलिटी मिली, ठीक। इसके केस में अभी याद रखो, ठीक है। इसके केस की बात जो है, जब एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका रेडियस वगैरह पढ़ लेंगे, तब थोड़ी बात करते भी अच्छा लगेगा, ठीक, वरना बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। तो हमने एक पहले क्या देखा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनको याद होना चाहिए, पहले तो एलिमेंट ही नहीं भूल जाओ तुम। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तुम देखो, वो भी एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है, प्रिंसिपल वाला नहीं, एक्सपेरिमेंट वाला तुम्हारे लिए टेबल नंबर 4.9। अब ऑक्सीकरण अवस्थाएं में देखो, ये एक +2 की ऑक्सीकरण अवस्था है, एक +3 की है, एक +4 की है। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए कि यहाँ +1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 भी नहीं लिखा हुआ है। तो इन दो चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है। +5 नहीं लिखा है तो +6 क्यों नहीं लिखा है, उसके बारे में भी समझ जाओगे। तो पहले +1 क्यों नहीं लिखा है, तो +2 जब बनाते हो तो पहले +2 कैसे बनाया होगा, +2 बनाने के लिए सबसे जो बाहर वाली शेल है, बाहर वाली शेल कौन सी है, ये देखो, ये इनर सेल है, ये इनर सेल है, ये इनर सेल हो गई, ये सबसे बाहर वाली सेल होगी, छठा। पहले क्या, पहली सेल, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसा सर्कल बनाते हो ना, ऐसा सर्कल बनाया, फिर दूसरा सर्कल बनाया, फिर तीसरा सर्कल बनाया, ठीक है, बनाते थे ना, वही सेल, ठीक है। तो जो सबसे आउटर सेल है कौन सी, 6 वाली, तो 6 नंबर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही सबसे पहले निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल से निकाल दिया, तो ये बना +2। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या दिक्कत है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की दिक्कत देखो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की दिक्कत क्या है, जब एस ब्लॉक में, ये तुम्हारा एस होता है, ठीक है, ठीक, मान लो ये 6x ही है, 6x नहीं लिख करके केवल एस भी लिखो, क्योंकि ये तो जनरल सभी के लिए है। यहाँ पे तुम जब इलेक्ट्रॉन भरते हो तो कैसा भरते हो, एक अप साइड रहता है और एक डाउन साइड रहता है, ठीक है। अगर कभी इसके बारे में सोचा हो कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक, तो तुमको बताया गया होगा या नहीं भी बताया जा सकता है कि ऊपर इसके एक साइड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक तो जैसे अर्थ होता है, अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमता है और अर्थ अपनी जगह पर भी घूमता है, ठीक है, अर्थ के दो रोटेशन होते हैं, एक तो ये है कि वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, एक अपनी जहाँ पे है उस जगह पर अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा होता है, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन ने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ भी घूमता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करता है, ठीक है, और क्या होता है, उसके एक साइड क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, एक साइड साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। तो अभी के लिए मान लो कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक, कैसा बोलो, ऐसा, ठीक है, उस डायरेक्शन में, ठीक, या ऐसा ले लें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एक साइड क्या हो गया, नॉर्थ बना, और एक साइड साउथ बना। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यानी उल्टा घूमेगा तो क्या होगा, एक साइड जिधर नॉर्थ बनना था उधर क्या हो जाएगा, साउथ बन जाएगा, क्योंकि घूमना क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो नॉर्थ साउथ बनना था, एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, साउथ नॉर्थ हो गया।
इसके अपोजिट भी कह सकते हो कि एंटी क्लॉक में नॉर्थ और साउथ बना और क्लॉकवाइज में साउथ और नॉर्थ बना, वो देखने कोई नहीं जा रहा, तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ। मैं चाहूँ तो यहाँ नॉर्थ लिख सकता हूँ, तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पे साउथ लिख दो, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ लिख दो, और फिर इधर क्या करो, नॉर्थ लिख दो, इधर क्या करो, साउथ लिख दो। तुमको बस ये बात पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, तो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप करता है। नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पोल, ठीक है, चुंबकीय पोल जो होते हैं, चुंबकीय ध्रुव, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। तो जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक, इसका भी एक्सेस क्या है, ये हमने ऊपर की तरफ ये साउथ बनाया था, यहाँ नीचे नॉर्थ बनाया था। अब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता, ठीक है, इसकी ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो साउथ और साउथ होता, तो साउथ और साउथ यानी दक्षिण और दक्षिण, दक्षिण ध्रुव पास में लाओगे तो सेम क्या होगा, रिपल करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करता है, दूर जाता है। लेकिन अपोजिट क्या होता है, अपोजिट एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। विपरीत होगा, विपरीत होगा तो आकर्षित होगा, और सेम सेम होगा तो रिपल करेगा। तो वही चीज, ये इसी चीज को बताता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक का रोटेशन क्लॉकवाइज है, एक का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिसकी वजह से एक पर नॉर्थ बना है, एक पर साउथ बना है, दूसरे के ऊपर क्या है, दूसरे के ऊपर साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ बन गया। नॉर्थ साउथ क्या हो गए, आपस में अट्रैक्शन की वजह से जुड़ गए हैं, और नॉर्थ और साउथ यहाँ पे अट्रैक्शन जुड़ नहीं गए, सॉरी, नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। जब भी अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी किसी सिस्टम की, ठीक है। तो जब भी सिस्टम में अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ सिस्टम में अट्रैक्शन आ गया है तो वो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं अगर साउथ साउथ ले लिए होते तो सेम ही डायरेक्शन में तुम्हारा मन करता तुम बॉक्स में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करो, ऐसे भर दो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जब भी प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। हमको उसको होल्ड करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे चुंबक में अगर सेम डायरेक्शन को एक साथ पास लेकर के आओ, वो जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम पास लेकर के अगर रखे भी रहोगे तो तुमको अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब डिफरेंट पोल लेकर के आओगे, एक नॉर्थ और एक साउथ लेकर के आओगे, तुम छोड़ भी दोगे तो अपने आप जाके चिपक जाएंगे। तो एक सिस्टम खुद से काम करता है, एक हम करते हैं। हम जब काम करते हैं तो वहां पे हमें अपने एनर्जी देना पड़ता है। तो सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब हम एनर्जी देते हैं तब, कि अपने आप से करता है तब। तो सिस्टम स्टेबल तब होता है जब वो अपने आप स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। हम जब तक स्टेबिलिटी देंगे उससे स्टेबल नहीं होता है सिस्टम। हमने तो पकड़ के रखा है चुंबक को, इसका भी साउथ इसका भी साउथ सामने सामने कर दिया, पकड़ के रखा है। जिस दिन हम छोड़ेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को पकड़ते हैं तो उसमें हमारे पकड़ने न पकड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे बात क्या है, दोनों के दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो ये 4s2 में ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है, तो अब यहाँ पे मैं 6s2 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 6s2 है ऑर्बिटल, अब भरा हुआ है। अब इसमें से देखो, जब अगर तोड़ोगे, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन तुमको निकालना है, ठीक है, क्या बनाना है, तुमको बनाना है 6s1। 6s1 बनाने के लिए यानी कि ये जो अट्रैक्शन है तुमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। सिस्टम स्टेबल है इस पोजीशन में, फोर ये फुल फील्ड है तो स्टेबल है। हाफ फील्ड में भी यहाँ पे बताया ना, हाफ फील्ड में भी सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ का केस दोनों बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे केवल एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ कितना होता है, 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। यहाँ केवल एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। लेकिन दोनों के साथ में रखने से अट्रैक्शन की वजह से सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो अपने आप कम हो जाती है। सिस्टम स्टेबल था, यानी कि सेकंड वाले में 6s2 में सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, और तोड़ने पे, इनको अलग अलग करने पे हमको एनर्जी अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, ठीक है, अपनी तरफ से एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि हम सिस्टम को अनस्टेबल कर रहे हैं। तो इसलिए 6s1 नहीं बनाएगा, सीधे क्या बना लेता है, 6s2। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो दो चुंबक है, ठीक है, दो चुंबक आपस में चिपक गया है। अब तुमको चुंबक को क्या करना है, खिसकाना है, एक मेज पे रख दो, चुंबक को खिसका दो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ। तो लेकर जाने पे तुमको कुछ एनर्जी लगेगा। अब क्या करो, चुंबक को फिर से वापस उसी जगह पे लाओ, तोड़ के लेके जाओ, ठीक है। तो तुमको पता चलेगा कि पहले वाले केस में चुंबक जब चिपका हुआ था तो तुम लेकर के जाओगे, तुमको कम एनर्जी लगेगा, और चुंबक अगर तोड़ोगे और हटाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है।
और जहाँ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, सिस्टम तोड़ना पड़ रहा है, ब्रेक करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से डिफिकल्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए सिस्टम क्या प्रेफर करता है, +2 बनाना प्रेफर करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सब में से निकाल सकते हैं, तो आंसर है हाँ, सब में। देखो सब में से इलेक्ट्रॉन 2 +2 सबने बनाया हुआ है। ठीक, और ये एनसीईआरटी की टेबल है, जब थोड़ा स्टैंडर्ड में जाओगे तो हो सकता है कि इसमें से तुमको कुछ ना भी लिखा हुआ मिले। ठीक है, कुछ बुकों को पढ़ोगे तो तुमको हो सकता है कि यूरोपियम के बारे में बोला हो कि ये +2 बनाता है। ठीक है, हो सकता है तुमको गैडोलिनियम के बारे में बोला हो कि ये +2 बनाता है। ऐसा करके कुछ एटम के बारे में लिखा हो, कुछ के बारे में ना लिखा हो, लेकिन हम तो एनसीईआरटी, हमारा आंसर तो एनसीईआरटी से बनेगा, तो एनसीईआरटी के टेबल का रेफरेंस लेकर के सबने +2 बनाया है, हमने बना दिया। ठीक, अब +3 की बात करें तो +3 क्यों बनाना चाहता है सिस्टम, तो उसका रीजन ये है लैटिस एनर्जी। उसका रीजन है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो सबसे पहले देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसके बाद क्या है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, और ये बना दिया, चलो ई बना दिया। ठीक है, हाँ, ई बना दिया, ये टोटल लिख देते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुमको ऊर्जा लगेगी। अभी अभी मैंने बताया कि तुम अपनी तरफ से जो काम करोगे, तो यानी कि सिस्टम अनस्टेबल कर रहे हो, है ना। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करी, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तब भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करी। पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, +1 बनाने की कोशिश करी थी, तो ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो रही थी। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाले, तब क्या हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की अनस्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन निकालते समय तो ऊर्जा लग रही थी, लेकिन उसके बाद अट्रैक्शन की वजह से बाहर वाली सेल खत्म हो गई थी। देखो देखो, ये बाहर वाली सेल है ना, बाहर वाली सेल खत्म हो गई थी और रेडियस छोटा हो गया था, रेडियस छोटा हो गया तो स्टेबिलिटी अपने आप इंक्रीज कर गई थी। ठीक है, ये रेडियाई वाले कॉन्सेप्ट में जब पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है और अच्छे से समझ में आया, लेकिन +2 का फिलहाल अभी बात किया, अभी हम केवल +3 पे बात करते हैं। ठीक, तो +3 बनाने के लिए क्या किया होगा, +3 बनाने के लिए तुमने क्या किया होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, फिर दूसरा निकाला होगा, फिर तीसरा निकाला होगा। तो ऐसे करके तुम्हारी एनर्जी इसमें लगी होगी, यानी कि तुमने क्या किया, सिस्टम को अनस्टेबल करने की कोशिश करी। ठीक, लेकिन सिस्टम में एक एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस, इसको कहते हैं जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। ये लैटिस एनर्जी क्या चीज होता है, तो जब भी तुम एलिमेंट अर्थ पर ढूंढोगे, तो ऐसा नहीं कि तुम गए और तुमको लेंथनम वहां पड़ा हुआ मिल गया, तुम ले आए, या खोद करके भी निकाले तो तुमको लेंथनम वहां खोद करके तुमने निकाला और धुल करके तुम ला करके रख दिया, ऐसा नहीं होता। लेंथनम होगा ओर के फॉर्म में। ठीक है, खनिज लवण पड़े हो ना, उन खनिज के फॉर्म में होगा। तो लेंथनम किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके बैठा होगा, फिर उसको क्या करते हो तुम, मेटर, हाँ, तुम उसको क्या करते हो, साफ सूफ करके, फिर उसके बाद रिएक्शन करा के उसको अलग करते हो। फिर सी की बात करो, पीआर की बात करो, एनडी की बात करो, पीएम की बात, इन सारे एलिमेंट, यही नहीं, जब डी ब्लॉक के एलिमेंट, जब मेटल की बात करोगे, ठीक, तो धरती पे जब तुम एलिमेंट लेने जाते हो तो ऐसा सिंगल सिंगल नहीं पड़ा होता है, किसी न किसी के साथ बन के पड़ा होता है ना, किसी के साथ मिक्स हो गया, आयन बना लिया है, आयन बना के पड़ा होता है। तो जब आयन बना के आपस में कॉम्पैक्ट होकर के एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, तो एक मान लो ये +3 बनाया है, तो इसके साथ एक -3 आकर के जुड़ेगा। ठीक है, -3 आकर के जुड़ेगा, तो +3 और -3 का अट्रैक्शन की वजह से ये जब एक लैटिस बनाएंगे, लैटिस क्या है, एक बॉक्स टाइप का माल। ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, जैसे जाल होता है ना, जाल में क्या होता है, सारे धागे जुड़े होते हैं। ठीक है, वैसे इसमें भी सब एक दूसरे से जुड़ेगा। ठीक, ये ऐसा देख लो, ऐसा बॉक्स जैसा ही होगा। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो तुमको पता हो, क्यूबिक क्यूबिक लैटिस होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, उससे बन करके एक लैटिस बनता है। और और भी लैटिस है उसमें, हेक्सागोनल टाइप के लैटिस है, फिलहाल पता नहीं पड़ा है कि नहीं। चलो, ये मैंने एक मान लो क्यूबिक लैटिस बनाया है, क्यूबिक यूनिट बनाया है। ठीक, तो एटम क्या होगा, एटम ऐसे एक दूसरे से इतना दूर ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस इतना रहता नहीं, बस दिखाने के लिए दिखा देते हैं। एटम ऐसा एक दूसरे के पास पड़ा हुआ, तो ऐसे जुड़ के एटम रहता है, ऐसा अलग अकेला नहीं पड़ा रहता है ना, सबके साथ जुड़ के रहेगा। अभी तुम एटम लेने जाओगे, एक एटम तो मिलता नहीं, एटम का पूरा टुकड़ा मिलेगा ना, तो टुकड़ा कैसा होता है, ऐसा पड़ा रहता है।
और किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके रहता है। तो जब +3 बनता है तो उसके बाद जो ये लैटिस बनती है ना, ये जालक जो बनता है, उसमें एनर्जी बहुत रिलीज होती है, सिस्टम अपने आप को बहुत रिलीव कर लेता है। ठीक है, सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है। हम बताए ना, एक हम एनर्जी देते हैं तो उससे सिस्टम अनस्टेबल हुआ, जो हमने यहाँ दिया, हमने एनर्जी दी, E1 दी, E2 दी, E3 दी, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, हमने तोड़ तोड़ के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और क्या किया, सिस्टम को अनस्टेबल करने की कोशिश करी। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने दूसरे आयन के साथ जुड़ करके एक ऐसा लैटिस बना लिया, ये यूनिट है, सॉरी यूनिट है, इसके बगल में दूसरा यूनिट लगा दोगे, ठीक है, ऐसा करके फिर इसके बगल में एक और यूनिट लगा दोगे, तो ऐसा करके ये लैटिस बनता चलेगा, ऊपर लगाओगे नीचे लगाओगे, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर, जैसे ईंट लगाते थे, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट लगाते चले जाते ना, तो एक दीवार की तरह समझो इसको कि लैटिस बन गया है, दीवार को लैटिस समझो और उसको यूनिट समझो। तो हमने एनर्जी दी और सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करी, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन सिस्टम क्यों तोड़ना पसंद किया, क्योंकि उसकी एनर्जी बाद में लैटिस बनाने की वजह से घट गई। ठीक है, लैटिस बनाया, उसको अट्रैक्शन मिला, और जब भी अट्रैक्शन होगा तो उसकी एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, तो +3 बना लेता है। ठीक है, +2 क्यों बनाया था, +2 इसलिए बनाया था क्योंकि +1 2 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था, और ये 6 वाली पूरी की पूरी सेल ही खत्म हो जा रही थी, हमको फिर 4f और 5d तक ही करना था, 6x छठी वाली दूर सेल बहुत दूर थी, तो उसको हमको पकड़ के नहीं रखना था। +3 किस लिए बना रहा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी, हालांकि यहाँ पर भी लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो +3 वाला लैटिस एनर्जी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम E1 E2 और E3 को जोड़ के उसको एनर्जी दे करके तोड़ करके उसको हम बहुत अनस्टेबल कर रहे हैं। जब भी एटम के पास अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा प्रोटॉन नहीं होगा, एटम अनस्टेबल ही रहेगा, तो हमने अनस्टेबल कर दिया, लेकिन जब वो किसी और के साथ जुड़ करके कंबाइन होकर के एक लैटिस बना लेगा, जालक बना लेगा, तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा, और जब एनर्जी रिलीज करता है तो एटम क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है, और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो ये जो +3 बना रहे हैं, ये +3 सबके सब बनाते हैं, ठीक है, और ये +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये भी आता है क्वेश्चन कि ये लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो +2 है, +3 +4 है, इसके अलावा सबसे कॉमन अगर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली +3 है। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब अगर बात करें +4 की, तो +4 में ज्यादा देखो दिक्कत नहीं है, तुमको 5 ही जगह पे दिख रहा होगा +4, तो यहाँ पे देखोगे +4 यहाँ पे +4 कर दिया, तो पूरा का पूरा सेल खाली कर दिया, जब भी सेल पूरा खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो एटम का रेडियस छोटा हो जाएगा और एटम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, ऐसे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, और एटम क्या हो गया था, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया था। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा छठा सेल ही खत्म हो गया था। यहाँ पर भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो चारों को चारों खत्म करने से यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, और स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, स्टेबिलिटी बढ़ गई सिस्टम की। वैसे लेकिन यहाँ पर भी 4f1 में भी, इसमें भी सेम काम है, 4f1 में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तुम्हारे मन में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दो, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको भी निकाल देते तो 4f0 बन जाता। 4f7 भी बचा है, 4f8 में भी बचा है, तो इसमें देखो यहाँ तो समझ में आता है कि 4f0 के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f0 हो गया, इसलिए स्टेबल हो गया, तो 0 होगा, हाफ फील्ड होगा, फुल फील्ड होगा, तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। यहाँ पे 4f7 हो गया, इसलिए स्टेबल महसूस कर रहा है। 4f8 होने के ये कंडीशनल होते हैं, ठीक है, 4f2 बना है, 4f8 बना है, ये भी बनाते हैं, नेचर में पाया जाता है। अब तुम्हारा मन आएगा कि +5 क्यों नहीं बनना है, ठीक, +5 या +6 ये सब क्यों नहीं बना रहा है, ठीक, तो उसके बारे में देखो कि अभी जब बात करें कि E1 एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक आदमी जो पहले से उसके पास कमी है, तुम उससे और ले रहे हो, छीन ले रहे हो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कमी आएगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में और एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तभी तो प्लस बनेगा। +2 से +3 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, +3 से +4 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो सेम वही यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा और ज्यादा,
चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा ऊर्जा लगती है। अब पांचवा निकालोगे, छठा निकालो, पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने, छठा निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने लगती है, और उस केस में क्या होती है, लैटिस एनर्जी डोमिनेट नहीं कर पाती। डोमिनेट नहीं कर पाती इसका मतलब कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं बना पाती। लैटिस एनर्जी जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा हम एनर्जी लगा देते हैं। ठीक, हमने सिस्टम बनाया, हमने कहा कि हम आज 4 रुपए का काम करेंगे तो 5 रुपए मिलेगा। ठीक, तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बेनिफिट होगा, हम वो काम करना चाहेंगे। लेकिन हम अगर कहें कि 4 रुपए का काम करेंगे, बाद में हमको 3 रुपए मिलेगा, ठीक, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो सेम ऐसे सिस्टम के साथ है कि सिस्टम ने क्या किया, 3 रुपए मिलाया, 3 रुपए लगाया, लेकिन उसका ये लैटिस एनर्जी क्या था, 4 रुपए का था। तो सिस्टम को ओवरऑल 1 रुपए का फायदा हुआ कि 3 लगा तो दिया, लेकिन 4 रुपए वापस मिल रहे थे, तो 1 रुपए का फायदा ही मिला। लेकिन यहाँ के केस में क्या है कि 4 रुपए लगा के इसने 4 लगाए, उसने भी 4 लगाए, तो 0 हो गया, तो सिस्टम को फायदा नुकसान कुछ नहीं। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, 5 लगाया, ठीक, हमने अपनी तरफ से 5 रुपए लगाया, सिस्टम क्या कर रहा है, केवल 4 रुपए हमको दे रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है ओवरऑल एनर्जी का। तो इसलिए सिस्टम के केस में बात करें, यानी हम अपने एटम के केस में बात करें, तो स्टेबिलिटी को नहीं प्राप्त कर पाता है 5+5 में या +6 में, और हम उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास उतना ऊर्जा भी नहीं रहता है नेचर में कि हम +5 और +6 बना सकें। ठीक है, तो वापस से एक रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा था कि लेंथेनाइड कौन कौन सी ऑक्सीकरण, क्वेश्चन तो मिट गया। क्वेश्चन दे रखा था कि लेंथेनाइड कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। तो हमने बात करी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक, उनका सबसे पहले एलिमेंट का नाम याद रखना है। टोटल 14 एलिमेंट होते हैं, लेकिन हम स्टडी 15 की करते हैं क्योंकि लेंथेनम को भी हम इसी में काउंट कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। फिर हमने बात करी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी एक्सपेरिमेंटल वाला, प्रिंसिपल वाला नहीं, एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है वो, उसमें भी हमने टिक किया कि सीरियम को देख लो, सी को देखो, और फिर उसके बाद गैडोलियम को, जीडी को देखो, लुटेटियम एलयू को देखो, इनका स्पेशली याद रखना। ठीक है, और क्यों याद रखना है इसके बारे में बात करी। फिर उसके बाद हमने +1 क्यों नहीं बनाता है उसके बारे में बताया। फिर +2 क्यों बनाता है, क्योंकि +1 बनाने से ज़्यादा इजी +2 होता है, नेचर में आराम से बन जाता है। +3 क्यों बनाता है, +3 के बारे में हमने बताया कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, हमको ज़्यादा मिलती है। इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होता है, लेकिन लैटिस एनर्जी बाद में ज़्यादा बन जाती है, इस वजह से हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। लैटिस क्या होता है इसके बारे में कुछ बात करी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बारे में, लैटिस एनर्जी के बारे में या जालक ऊर्जा के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में और भी अच्छे से दे रखा है पूरा चैप्टर ही। तो और फिर उसके बाद लेंथेनम 4+ भी बनाता है, 4+ कुछ गिने चुने केसेस में बनाता है, उसके बारे में हमने बात करी। फिर 5+5 और +6 क्यों नहीं बनाता है, तो आंसर था कि हमने +5 +6 बनाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता, और लैटिस एनर्जी हमको ज़्यादा नहीं मिलता, जो कि जो एनर्जी नेचर में अवेलेबल नहीं है, हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए +4 नहीं बनता है, सॉरी +5 और +6 नहीं बन पाता है। अब इसकी जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन हम लास्ट में लगा देते हैं वीडियो के एंड में, ताकि इस बात को तुम लिख भी पाओ कि यहाँ पे बात क्या हुई है। ठीक है, थ्योरी में इतनी बातें नहीं है, थ्योरी में तो कम ही बात रहेगा, टेबल की बात ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू।